ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर 2 होगा और हम सीबीएसई का सबसे पहला सिलेबस देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर सीबीएसई की जो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है ये वो दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 6 मार्क्स का आएगा और इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पूछेंगे। देखो यहाँ पर ये जो कॉलम है, दूसरे नंबर का कॉलम, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम केस बेस्ड स्टडी किस टाइप का, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। और ये चैप्टर जो केस स्टडी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर का इसका वेटेज है, तो यहाँ से आपकी केस स्टडी 5 नंबर की फॉर्म हो सकती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि 2 नंबर में क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का भी बनता है, 5 नंबर का भी बनता है और 3 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी। तो आपको ये जो चैप्टर है केस बेस्ड स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केस स्टडी की फॉर्म में जनरली जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, आप आसानी के साथ कर सकते हो। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और कॉन्सेप्ट, ये जो एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है, वो ज़्यादातर आपकी, मतलब आपको थोड़े से जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। अभी देखेंगे कि ज्योमेट्री के बारे में भी। तो डिस्टेंस फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। देखो, डिस्टेंस फार्मूला हम कोऑर्डिनेट के अंदर, जब हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हों, एक सीधी लाइन होगी, और ये जो सीधी लाइन मैं हमेशा ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, ये वर्टिकल हो सकती है, ये थोड़ी सी स्लांट हो सकती है, ये ऐसी कैसे भी हो सकती है, बस एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 कंसीडर करूँ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 और y2 कंसीडर करता हूँ, तो AB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो AB की डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसको आप जो बुक में दे रखा है वो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो, दोनों सेम आंसर आता है और दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही है। तो एक तो मैंने आपको ये बताया था। एक और चीज थी इसके अंदर कि अगर कभी कभी क्या होता है, देखो, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन, और ये जो है ओरिजिन है, ओरिजिन को हम यहाँ पर ओ ले लेते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट है 0,0 होते हैं। अब हमारे पास कहीं भी पॉइंट हो सकता है, लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट है पी। अब इसके जो कोऑर्डिनेट आपको दिए जा सकते हैं, मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि ये एक्स और वाई कॉमा कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एक्स और वाई। तो अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ओपी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला वही है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक जो हमारे पास जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, और x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x होल स्क्वायर कर दो। ऐसे ही y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू, आप किसी को भी y1 और x1, मतलब किसी को भी, इसको आप x1 x2 और इसको आप y1 y2 कंसीडर कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0, सॉरी 0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पर y का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप जो है इनको फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और याद रखना यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपके पास इस टाइप से यहाँ पर एक ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ओरिजिन बोलेगा, आपको कोऑर्डिनेट नहीं देगा, वो ओरिजिन बोल देगा। और यहाँ पर है 3,4, इस टाइप के आपके पास यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। पॉइंट्स मैं लेट से इसको मैं ले लेता हूँ आर, और इसको ले लेता हूँ पी। अब इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस अप्लाई करना है, पी आर। तो आप सीधा 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा, 25, और आप इससे बाहर निकाल सकते हो 5। यूनिट्स जरूर लिखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े मार्क्स में नहीं पूछा जाता है। अब हम अपनी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन
3 तक करा दिए थे। तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कर तो जाने चाहिए, लेकिन आप पूरी तरह से एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं हो सकते अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि एग्जामर जो एग्जाम होता है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से ही आता है। कॉम्पिटेंसी बेस के नाम पर वो क्वेश्चन इधर उधर से मतलब रखने का मतलब नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अब हमको ये चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता हो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर यूज होने वाली है। एंगल का तो यहाँ पर मतलब कोई रोल नहीं है, बस साइड का ही रोल है। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात करें, मैं इधर लिखता हूँ। तो आइसोसेलेस अगर मैं इसको यहाँ पर ए बी सी इसकी वर्टिसेस कंसीडर कर लूँ, तो इसमें कोई सी दो साइड बराबर होती है, या तो ये साइड, ठीक है, या तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो। ठीक है, ये हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी सी, या ये हो सकता है कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी। तो इसमें कोई सी भी दो साइड इक्वल होती है। बस आपको किसी भी ट्राइंगल को अगर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो उसकी कोई सी दो साइड इक्वल आ रही होंगी। तो हम देखेंगे क्या इसमें कोई सी दो साइड इक्वल आ रही है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यही प्रॉपर्टी लगनी है यहाँ पर। एंगल का कोई लेना देना नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। बस आपको डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड जो है पता होना चाहिए। तो जैसे हम उसने कहा है कि क्या ये पॉइंट है, तो ठीक है, हम अभी यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि भाई एक छोटा सा ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं, और हमको नहीं पता है कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो मैं इसको ए दे देता हूँ, और यहाँ पर इसको बी दे देता हूँ, ठीक, और इसको सी दे देता हूँ। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5, -2 हैं, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6, 4, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 7, -2 है। अब हम यहाँ पर ए बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखो ए बी के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला मैं एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। तो आप इसको एग्जाम में जरूर लिखना, क्योंकि आधे मार्क्स जो जब भी आपकी जो मार्किंग होती है तो आधे मार्क्स तो आपको इसी पर मिल जाते हैं। अगर आपको कोई मतलब आपने सपोज करो आपको पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आधे नंबर तो आपको यहीं पर मिल जाते हैं अटेम्प्ट करने के। जो बोलते हैं अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन को पूरी तरह से ऐसे ही लिख दिया। अटेम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने कुछ फॉर्मूला लिखा है, क्या का जो उसकी जो मेन चीजें हैं वो लिखी है, तो अटेम्प्ट करने के आपको मिल जाते हैं। कुछ बच्चे एग्जैक्टली ऐसी क्वेश्चन को राइट डाउन कर देते हैं, तो फिर वहां पर अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। कि अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि भाई आपने क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया अटेम्प्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ थोड़ी सी चीजें कोशिश करनी होती है, कुछ फॉर्मूलाज की भाई यहाँ पर ये फॉर्मूलाज, ऐसी चीजों को लिखना पड़ता है, तभी आपको वो आधा मार्क्स मिलता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप किसी को भी ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप x1 y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। या फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो x1 - x1 - x2 यानी 5 - 6। 5 - 6 का क्या मतलब हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, और कितना आ जाएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर -6 का स्क्वायर। तो अब देखो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा -1 का, देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पर सुन लो, -1 का स्क्वायर क्या काम करेंगे, प्लस वो -1 कर देंगे, नहीं। देखो माइनस पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल है, तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर -5 की कितनी आ जाएगी, 25। तो ये मतलब यहाँ पर जो है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जिनका मैथ ठीक नहीं होता है, तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। अब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब इनको दोनों को हम प्लस करके लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया
स्क्वायर रूट के अंदर 37। और आपको यहाँ पर यूनिट्स जरूर लिखनी चाहिए। तो यूनिट्स, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है, देखो डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सारी चीज़ों में मेजर किया जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो पॉइंट्स होते हैं आपको, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, तो फिर हम यूनिट्स ना लिखकर ये सेंटीमीटर, मीटर, केवल एक यूनिट से लिख दिया जाता है। समझ रहे हो आप? अब ए बी के बीच में मैंने यहाँ पर लगाया, अब मैं यहाँ पर और जो है बीसी के बीच में अप्लाई कर लेता हूँ। आप किसी के भी बीच में अप्लाई कर सकते हो, एसी के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, हम एसी के बीच में अप्लाई कर लेते हैं। तो अब फिर से वही x1 माइनस x2, तो आप ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 7, यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद में -2। और ये एक माइनस, और जरा यहाँ पर देख लो, मैं एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ये क्योंकि दो माइनस हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 7, तो -2 का स्क्वायर प्लस, देखो ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, एक तो माइनस अंदर था, ठीक है, माइनस का 2 ऐसे लिखो, और एक ये माइनस ये था, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये देखो प्लस माइनस से कैंसिल, ये तो पूरा जीरो बन गया, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और इसको बाहर निकालोगे 2, तो कितना आ गया AC, AC इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब हम AC निकाल लें, हम ना ए BC निकालते हैं, तो BC निकालते हैं, ठीक है, तो BC कितना आ जाएगा, फिर से अप्लाई करो। देखो यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्लेन बना के उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कभी आप वहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाने लगो और फिर इसको रिप्रेजेंट करो तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। कुछ बच्चों का होता है कि क्या कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब जैसे 6,4 यहाँ कहीं आ रहा होगा, और 7,-2, ठीक है, तो 7,2, 7,-2 कहीं यहाँ पर होगा, और 5 कितना है ये, 5,-2, तो 5,-2 कहीं यहाँ पर होगा। तो आपको कार्टेशियन प्लेन में इनको ऐसा रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि आपको ग्राफ मिलेगा वहां पर फिर वो करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर बनाना भी है, आप एक रफ सा बना सकते हो, अदरवाइज आप सीधा, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म किया है, आप इस टाइप का बनाकर आगे बढ़ सकते हो। आपको कार्टेशियन प्लेन जो प्लेन होता है और उसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें वैल्यू रखोगे और फिर वो ड्रॉ करोगे, वहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब BC, तो BC निकालते हैं हम, तो यहाँ पर B को मैं x1 y1 और C को x2 y2, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये देखो एक माइनस तो यहाँ पर होता है ये, और दूसरा माइनस यहाँ पर जो नंबर है उसका है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 4 लिखा है और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 36, दोनों को प्लस कर दो तो 37। ये हमारे पास आ गया। स्क्वायर रूट से भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कभी आप सोचो कि एक क्वेश्चन में, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था स्क्वायर रूट से, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा था। आपको स्क्वायर रूट से पता कर निकाल कर ही आप तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में, फिर तो वो तुक्काबाजी वाली बात हो जाएगी। अब हम यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि ये वाली साइड जो ए बी है वो किसके इक्वल आ रही है, BC के, तो प्रूफ हो गया ये एक कैसा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप लिख दो, हेंस ABC is an isosceles triangle। ठीक है, तो ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हमारे यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों स्टेटमेंट में से दोनों ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि ये मैंने लिख दिया और उसमें तो वो पूछ रहा है, गलत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमको यहाँ पर अल्टीमेटली ये दिखाना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है।
तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या है, अभी डायग्राम दे रखा है इसका, बिना डायग्राम के क्वेश्चन। अब ये जो है आपसे यहाँ पर केस बेस स्टडी की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। जरा हम देखते हैं कि भाई क्या है। तो दिए हमारे पास क्वेश्चन। तो ये चार लोग हैं, मैं नाम यहाँ नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। ए पॉइंट पर एक पर्सन है, बी पॉइंट पर दूसरा पर्सन है, सी पॉइंट पर तीसरा पर्सन है, डी पॉइंट पर इनमें कुछ आर्गुमेंट हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है क्या ये स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा। तो मतलब मेन क्या है, हमको इनको स्क्वायर प्रूव करना है। ये जो यहाँ पर जो भी मतलब प्रूव नहीं करना है, हमको वेरीफाई करना है क्या बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इनमें कुछ आर्गुमेंट चल रहा है कि ये स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में आप समझो, क्योंकि ये जब तक आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप नहीं बता सकते हो कि ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। फिर तो वो तुक्केबाजी हो जाती है, आपने कहीं इंटरनेट या फिर रट्टा मारा है तभी आप उस चीज को कर सकते हो। तो देखो स्क्वायर हमारे पास, अगर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या खास बात होती है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है और उसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगनल्स का क्या मतलब हो गया, डायगनल्स का मतलब ये हो गया कि ये जो अगर आप यहाँ पर ए सी देख रहे हो और थोड़ा सा ये उल्टा सीधा बन रहा है बी डी, ये दोनों डायगनल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो साइड कैसी होती है, साइड सभी इक्वल होती हैं। तो साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए, ये साइड इक्वल होंगी। ठीक है, देखो साइड को इक्वल दिखाने से काम नहीं चलेगा। कभी आप सोच रहे हो कि साइड ही इक्वल दिखा दी हमने बस हो जाएगा, नहीं, रोम्बस की भी साइड इक्वल होती है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं केवल साइड साइड को इक्वल दिखाने से काम चल जाएगा, साइड साइड को इक्वल दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने केवल साइड साइड इक्वल दिखाई तो मतलब ये रोम्बस भी हो सकता है। तो रोम्बस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो ए सी इक्वल टू बी डी, तो अगर आप ये सारी ये दो चीजें प्रूव करते हो, मतलब ये दिखाते हो, तभी वो स्क्वायर प्रूफ होगा। तो ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर। रोम्बस के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रोम्बस, क्योंकि इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, मतलब क्या है, स्क्वायर जवान होता है और रोम्बस बूढ़ा हो जाता है, इसकी कमर झुक जाती है। कमर झुकने का मतलब जैसे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, साइड सभी बराबर होती हैं इसकी। ठीक है, तो मैं अगर इसको ए बी, इनकी वर्टिसेस को नाम दे दूं, तो यहाँ पर तो ये ए बी, सभी साइड इक्वल होती हैं रोम्बस के अंदर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, और ये स्क्वायर में भी होता है लेकिन इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसीलिए हमको जब भी स्क्वायर प्रूव करना है तो हमको उसके डायगनल भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने साइड साइड इक्वल दिखा दी तो केवल हम ये नहीं कह सकते वो स्क्वायर होगा, वो रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं पीछे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, सीधा मैं वैल्यू रखूंगा। तो अब पहले तो आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो कितने आ जाएंगे, देखो वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, एक्स की वैल्यू पहले आती है, वाई की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 3, 4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो देखो नीचे की ओर आओ तो ये 6 है। ठीक है, नीचे की ओर आओ तो ये 6 दिखाई दे रहा है आपको, और इधर जाओगे आपको तो ये 7 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 6, 7। मैं लिख ही देता हूँ सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, देखो ये नीचे 9 है और इधर 4 है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, आप लिख दो इसको 9, 4। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 6, 2। तो हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले और अब हम पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको आप ए को x1 y1 और बी को x2 y2, जैसा आप चाहो वैसा कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप बी को चाहते हो कि मैं x1 y1 और इसको x2 y2 लूँ, वो भी कर सकते हो।
तो मैं इस बार यहाँ पर b को x1 y1 और a को x2 y2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस और ये आ जाएगा 7 माइनस 4। तो 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। और यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो आप कैसे लिख सकते हो 18 आ जाएगा, इसका ये 18 आ जाएगा। और इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो 18 को इस टाइप से मल्टीप्लाई मतलब फैक्टर करके इसके। तो कितना आ जाएगा ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो हमारे पास ए भी निकल गया। अब हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है एग्जाम के अंदर। बी सी कितना आएगा आपकी मर्जी है, इसको x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी ले सकते हो। तो अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम देखो कितना रह जाएगा अंदर 6 माइनस 9 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस और 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर। और आप सीधा लिखो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो होगा ही होगा। और ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 18 और इसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिखना। अच्छा जो एग्जामर होता है वो आपके मार्क्स काट लेगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये मैटर करती हैं। उसके बाद में हम सी डी निकालते हैं। तो सी डी तो x1 y1 x2 y2 तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 करोगे 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर ऐसे ही 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पर 1 था मैंने गलत लिख दिया, ये 1 है, ये 1 ठीक है। कोऑर्डिनेट ठीक कर लेना डी पॉइंट के 6,1 है ये। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप इसको बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने का मतलब कितना आ जाएगा अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 18 और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 और यूनिट्स। ये आपको जरूर लिखना है। उसके बाद में एडी निकालते हैं एडी। तो एडी निकालना देखो कितना आ जाएगा x1 y1 x2 y2 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 18 और आप इसको बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिखना है आपको। अब देखो सभी साइड बराबर होगी। अगर आप देख रहे हो सभी की जो 3 यूनिट और 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट ये सभी बराबर आ रहे हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते स्क्वायर होगा क्योंकि रोम्बस भी हो सकता है। अब हमको इनके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल कौन से हैं यहाँ पर देखो डायगोनल है ये डायगोनल है जहाँ मेरा ग्रीन कलर का पेन चल रहा है। तो ये जो है हमको डायगोनल निकालने पड़ेंगे इसके। तो ये डायगोनल निकालते हैं हम। तो डायगोनल कितने आ जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर देखो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं AC निकाल लेता हूँ। तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 माइनस 4 तो ये तो पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा -6 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 36 और ये कितना निकल जाएगा AC कितना आ जाएगा AC आ जाएगा 6 यूनिट्स। अब हम BD निकालते हैं। BD BD है ये। तो ये BD आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर क्या करोगे इसको x1 y1 x2 y2 यानी 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा ये 36 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर निकालोगे तो 6। अब यहाँ पर यूनिट्स लिखो। तो देखो दो डायगोनल ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता लगता है यहाँ पर ये पता लगता है कि सभी साइड बराबर है और सभी
डायगोनल्स बराबर है, दोनों के दोनों डायगोनल्स, तो मतलब ये एक स्क्वायर है। तो हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो यही इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, क्या ये स्क्वायर होगा, ये क्या होगा। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ये एक स्क्वायर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे प्रूव किया जाता है, और ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पर समझ लो कि क्वाड्रिलेट दो क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, दो क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वायर के बारे में भी समझ लो कि ये स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में बता दिया। मैं आपको दूसरे पेज पर दो क्वाड्रिलेटरल के बारे में और बता देता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर रोम्बस भी आता है, स्क्वायर भी आता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, अब आप कहोगे ये तो रोम्बस के जैसा, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जैसे अगर मैं इसको बोलूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल। ठीक है, एक साइड ये ए बी इक्वल टू सी डी, और बी सी ये जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, ए डी के। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरे इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, यानी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो इसके दो डायगोनल इक्वल नहीं होते, दोनों के दोनों। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के अंदर ये सीधा खड़ा हुआ होता है 90 डिग्री पर। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, और इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी, साइड ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के, और साइड बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, और डायगोनल कौन कौन से डायगोनल, ये ए सी इक्वल टू बी डी। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हमने रोम्बस देख लिया, स्क्वायर देख लिया, पैरेललोग्राम देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये रोम्बस बनाएगा, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा नहीं बनाएगा। तो अभी जैसा हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, उसने नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमको अपने आंसर का रीजन भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैसे पता करें कि ये, अब रीजन में जो है आप सोच रहे होंगे रीजन में क्या लिखे हैं, रीजन में कुछ नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला हमको अप्लाई करना है यहाँ पर। उस डिस्टेंस फार्मूले से ही पता लगेगा कि ये जो है स्क्वायर है, क्या है, रोम्बस मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो हमको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे मैंने ये ले लिया है। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास यहाँ। तो मैं एक यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूँ। अभी मैं ये मान कर चल रहा हूँ, अभी मैं देखो ये मान कर चल रहा हूँ कि ये क्या है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल होगा या ना होगा, लेकिन मैं हम इसको मान के चल रहे हैं कि भाई ये भी ऐसा कुछ है। ठीक है, आपको ऐसा 1, -2 ऐसी कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम, और 1, 0, -1, 2, और ये आ जाएगा यहाँ पर -3, 0। मैंने कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, मैंने बस सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं, ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं ए बी के बीच में। तो कितना आ जाएगा, -1, और देखो x1 y1 x2 y2 -1, और -1 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और 0 का होल स्क्वायर। तो -1, देखो -1 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, -2 का स्क्वायर करोगे 4, और दूसरा वाला भी 4 आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8, और आप इसको बाहर निकाल सकते हो, आप फैक्टर कर लो और पेयरिंग करके कोई सा एक बाहर आ जाएगा इनमें से। तो ये हमारे पास 2√2 ये ए भी आ गए। अब हम यहाँ पर बी सी निकालते हैं, तो बी सी में भी यही करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस और एक माइनस और लिखा हुआ है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस ये वाला माइनस, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये समझ में आए। तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर, देखो ये माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी अंदर आ जाएगा +2 का स्क्वायर और यहाँ पर -2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 2√2 यूनिट्स, यानी हमारे पास BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 रूट्स। अभी सभी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, तो CD निकालते हैं हम, CD, तो CD में क्या होगा -1, अगर मैं इसको x1 y1 लेता हूँ और इसको x2 y2 लेता हूँ, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी -1, और x2 की वैल्यू -3, और एक माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का 3, देखो ये ऐसे है, ये -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2, ऐसे ही y1 x1 y1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, सीधा मैं केवल 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप इसको बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2√2, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास CD आ गई। अब AD निकालते हैं हम, तो AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा हमारे पास -3 और +1 का स्क्वायर 0 +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर और +2 का, तो यहाँ पर यही 2√2 यूनिट्स। अब देखो हमने यहाँ पर 4 चीजें निकालनी, तो क्या डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि ये मतलब क्या फॉर्म कर रहा होगा। तो हम डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल निकालने के लिए हमको क्या, देखो इसके जो डायगोनल हैं वो ये है, एक तो ये निकालते हैं, दूसरा डायगोनल हम ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AC, आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -1 और x2 की वैल्यू है यहाँ पर -1, और y1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, और एक माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में, एक तो माइनस का पहले से ही और प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 +2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16, और 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही हम BD निकालते हैं, तो BD कितना आ जाएगा, BD, तो BD भी आ जाएगा हमारे पास 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और 0 -0, तो कितना आ जाएगा सीधा 16, यानी 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसको बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ पर क्या, दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं, और सभी साइड अगर आप देख रहे हो इसकी, तो सभी साइड कैसी हैं, इक्वल है, तो मतलब ये क्या है, ये एक हमारे पास स्क्वायर, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि
नेम द थ्री टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, सॉरी, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन इन योर आंसर। तो देखो हमको यहाँ पर क्वाड्रिलेटर स्क्वायर की प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। तो ऐसे लिख दो, और यहाँ पर कि ए बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और नीचे लिखो ए सी इक्वल टू बी डी। तो ये हो गया, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो आपको ये पूछा तो नहीं कि क्या है, लेकिन हाँ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में कौन सा स्क्वायर है, तो इट, हेंस इट, लिख दो इसको आप, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हमारे पास ये कोई पॉइंट दे रखे हैं, तो अब क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। देखो इसमें भी हम यही करते हैं, और जरा एक बार इसको समझ लो, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा जरा ये भी समझना है। तो क्यों नहीं करेगा उसका रीजन समझो यहाँ पर। देखो ये कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट कैसे जरा समझो। अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं -3,5 को, तो -3,5 कहाँ पर आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस की है, तो इसका मतलब ये कहीं मैं इसको लगभग लगभग यहाँ पर मैं ऐसी आपको दिखा रहा हूँ 3,5 आएगा, और 3,1, 3,1 कहाँ पर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 है, और ये कहीं 3,1 यहाँ पर आएगा, और 0,3, 0,3 कहाँ पर आ जाएगा, 0,3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0,3, और -1, तो ये कहीं -1। तो अगर आप देखो तो यहाँ से ना एक स्ट्रेट लाइन बने, सॉरी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी है, इसको आप करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये यहाँ पर सीधी। तो ये 3 पॉइंट तो एक लाइन में आ जाएंगे, ये ए, ये बी और सी, और ये जो पॉइंट है डी, ये एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो ये एक स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाने वाला, ये एक ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहा है, मतलब 3 पॉइंट जब एक लाइन में होते हैं तो कोलिनियर है वो। तो यहाँ पर ये जो मतलब इसका मतलब इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि ये मतलब कैसे प्रूफ हो गया है, बस उन्होंने इंटरनेट पे देख रखा है और बस वो करते चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये एग्जैक्टली बनता है। इसमें दो होगा क्या, कि इसमें कुछ ऐसा आएगा कि एक साइड, जैसे मैं कुछ भी ऐसे ले लेता हूँ कि एक साइड जो है ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ऐसा कुछ आएगा, एक साइड बड़ी सी, दो साइड का सम आएगी। तो उससे ये प्रूव होगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट जैसे ही कोलिनियर प्रूफ हो जाते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ही नहीं। आप समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब ऐसी तुक्केबाजी में आपने उसमें उन्होंने जो एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसके कोई मतलब है, ऐसा नहीं कि ये बस वैसे ही दे दिया और बस आपने कर लिया, तो इसका मतलब है और उनके देने का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यही मानेंगे, मतलब एक हम ये सोच के चलेंगे कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बना कर दिखाया। अब है जरूरी तो नहीं ना आपके एग्जाम में ये सारी चीजें आपको पता हो। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, छोटा सा। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा। एक हम ये ने आपको लग रहा होगा रेक्टेंगल, लेकिन आप इसको कंसीडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर -3,5, और सीक्वेंस से जरूर लेना आप, इसको बी दे देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा -1, -4। तो ये डी हो गया। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -3 और -3। देखो -3 -3, तो माइनस कितना हो जाएगा, -6, 5 - 1 4। तो देखो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, प्लस 4 का स्क्वायर 16, इनको यहाँ से प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, 12, 4 और 5। तो इसको कैसे निकाल सकते हो हम बाहर तो ये लिखा हुआ है 2 × 2 ×
13 और ये आ जाएगा 2√13 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स जरूर आपको यहाँ पर लिखना है। अब मैंने ए बी निकाला, सॉरी मैंने यहाँ पर सी लिखा है, तो मैंने यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ए बी है ये। अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी कितना आ जाएगा, देखो बी सी बी सी कितना है यहाँ पर, बी सी है, अब लगाओ x1 y1 x2 y2, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, 1 - 3 का मतलब हो गया -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 + 4, मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, और ये आ जाएगा 13 यूनिट्स। ऐसे ही ये निकालते हैं हम सी डी, तो सी डी में अप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0 - 1, और एक माइनस पहले से ही है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस और 3 - 4 और एक माइनस पहले से ही है तो कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 149, तो ये आ जाएगा हम 50 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5√2 यूनिट्स। तो हमारे पास ये निकला, ठीक है। और अभी हम डी ए और निकालते हैं, तो डी ए कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा हमारे पास x1 y1 यानी -1 और -3, एक माइनस पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 3, और -4 -5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 2 रह जाएगा, 4 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा। तो कितना बन गया ये, तो ये 85 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर डायगोनल निकालते हैं, ए सी और निकालो। साइड तो मैंने निकाल ली, तो ए सी अगर आप निकालोगे तो -3 -0, तो कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 -3, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया ये आ गया 13। अब जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, चलो एक और निकाल लेते हैं हम। तो ए सी निकालने हम ना, अब निकालते हैं बी डी, तो बी डी 3 माइनस और -1 पहले से ही है तो कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया -1, और ये हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 16 और 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 4, 41 आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, यहाँ पर ये जो ए बी है, ये ए बी, ये यहाँ पर मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ये जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 2√3, और बी सी को देखो, यहाँ पर ये आ रहा है √13, और एक और आ रहा है √13 ए सी, ये तो इन दोनों का सम, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ए बी है, ए बी का सम किसके इक्वल आ रहा है, ए सी प्लस, एक तो ए सी की वैल्यू 13 है, √13, और बी सी तो √13 प्लस √13, तो ये कितना आ जाएगा 2√13, ये ए बी आ रहा है हमारे पास, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब इससे क्या निकलता है, इससे इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, मतलब यहाँ पर कहीं ए है और यहाँ कहीं बी है, और इनके पॉइंट इनके यहाँ कहीं होगा सी, आप समझ रहे हो। तो ए कहीं यहाँ पर है 3, -5 ए, और जो बी है, बी ये यहाँ पर है 3, 1, और सी जो है यहाँ पर है 0, 3। तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, तो और एक पॉइंट कहीं बाहर हो, तो उनसे तो केवल एक ट्रायंगल बन सकता है, ना कि एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो रीजन आपको लिखना है, आपको लिखना है ए बी सी, ऐसे लिखना है ए बी सी आर द कोलिनियर, ऐसे लिखो, ए पॉइंट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर
कोलिनियर, ठीक है। तो जब ये पॉइंट कोलिनियर हो गए तो मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो गए, और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए चारों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, मतलब अलग अलग एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर एक सीधी लाइन में है तो नहीं होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो हैंस दे, दे का मतलब ये सारे पॉइंट ए बी सी डी। तो ऐसे लिखो, हैंस ए बी सी डी आर मेकिंग a triangle, not a quadrilateral, not a quadrilateral। आप समझ गए, एक ट्राइंगल बना रहे हैं लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं। तो ये ऐसा मतलब क्वेश्चन है ये। तो ऐसा नहीं कि मतलब बस इसको हवाबाजी में आप ऐसे कर दो, सीखने वाला क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो हाँ, एक और चीज जो मैंने यहाँ पर ये बनाया था, एक्चुअली ये फिगर मैंने ऐसी बना दी थी, लेकिन ये अब ये यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये फिगर ही गलत है। समझ गए, ये 3 पॉइंट, ये जो ए बी सी, ये एक्चुअली एक लाइन में रही है, ऐसा है कुछ, ऐसे हैं ये। और ये डी पॉइंट कहीं यहाँ होगा, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये, ऐसा है ये। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और सी कहीं यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक ट्रायंगल बनना है, ना कि एक स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी यही कर लेते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। और अभी तक तो हमको यही पता है कि ये होगा क्वाड्रिलेटरल, लेकिन चेक करना है हमको सारी प्रॉपर्टी। तो ए बी सी डी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4,5। देखो ये कोऑर्डिनेट आपको, अगर आप इसको एग्जाम में लिख रहे हो ऐसे बनाकर, तो कोऑर्डिनेट बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जरा सा भी अगर गड़बड़ हो गया ना, तो समझो पूरा क्वेश्चन गया, और फिर कोई स्टेप स्टेप मार्किंग नहीं होगी। कभी आप सोच रहे हो कि स्टेप मार्किंग होने वाली, स्टेप मार्किंग तभी होती है जब आपने कहीं ठीक करा हो। बस अटेम्प्ट करने का आपको आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच में कितना आ जाएगा, x1/1 x2/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 - 7। तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला जरूर करना, 5 - 6। तो 5 - 6, तो कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू, तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पर, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस का 9 लिखते नहीं है, और 1। तो ये कितना आ गया, 10 यूनिट, स्क्वायर रूट के अंदर 10 यूनिट। अब ऐसी ए बी बी सी निकालते हैं। तो बी सी कितना आ जाएगा, देखो x1/1 x2/2, 7 - 4। तो 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 9। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 - 3, 6 - 3। तो 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 18, और आप कैसे लिख सकते हो 18 को, 3 √2 यूनिट्स। तो ये हमने अब ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकालते हैं। तो सी डी कितना आ जाएगा, देखो x1/1 x2, देखो इसको x1/1 x2/2, तो 4 - 1। 4 - 1 होने का क्या मतलब हो गया, 4 - 1 3, और स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब आप समझो 4 - 1, और ये होल स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है प्लस, और 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 9, 9 + 1 10। तो 10 यूनिट्स आ गया। अब ये हमारे पास सी डी, हमने सी डी निकाला, अब डी ए निकालते हैं। तो डी ए कितना आ जाएगा, x1/1 x2/2, यानी 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, और 1 - 4 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हो आप,
3√2 यूनिट्स। अब इसके हम अभी देखो, अभी यहाँ पर यही प्रूफ होता है कि ये एक या तो एक पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर एक रेक्टेंगल। तो अभी हम इसके डायगोनल भी निकालते हैं। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? AC निकाल लेते हैं और फिर BD निकालेंगे। तो AC कितना आ जाएगा? तो 4 - 4 0, जीरो को लिखते ही नहीं, ठीक है। 5 - 3, तो 5 - 3 का मतलब हो गया 2, और 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 4। और इसको बाहर निकाल सकते हो आप, तो ये आ जाएगा सीधा। सीधा इसको लिख देता हूँ 2 यूनिट्स। तो हमारे पास AC कितनी आ गई? 2 यूनिट्स। अब उसके बाद में BD निकालते हैं। तो BD का क्या मतलब हो गया? 7 x1 y1 x2 y2, 7 - 1 का स्क्वायर और 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी बाहर निकाल कर रख सकते हो ये। तो यहाँ पर अब देखो, इससे क्या पता लगता है, जो डायगोनल से दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, दोनों डायगोनल्स जो हैं अलग अलग हैं। और यहाँ पर ए बी जो है, इसको देखो, ए बी कितनी आ रही? 10 यूनिट्स। और सी डी कितनी आ रही? ये भी 10 यूनिट्स। इसका मतलब ये वाली साइड, ये साइड बराबर है। और क्या है यहाँ पर? जो बी सी है, बी सी कितना आ रहा है? 3√2। और यहाँ पर ए डी कितना आ रहा है? ए डी आ रहा है, ये भी आ रहा है 3√2। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये इससे क्या प्रूफ होता है? डायगोनल अलग अलग है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, और एंड दोनों डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल होती है। हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मतलब यही इसके अंदर पूछा था कि ये हमको प्रूव करके दिखाना कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो हमने देखा कि इसमें ये क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया है। और ये बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 बच गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 रह चुका है, और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।